नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित का एकमात्र वीडियो लेकर आए हैं। इसी एकमात्र वीडियो में हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। और दोस्तों, ये मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी आने वाली परीक्षा है DLED 4th सेमेस्टर की आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित, इसमें आपके 95% क्वेश्चंस इसी वीडियो से फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनसे साथ साथ मैं इनसे संबंधित जो फैक्ट्स भी होंगे, यानी जो भी प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उनसे संबंधित जो फैक्ट्स होंगे वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस सब्जेक्ट का जो पहला प्रश्न है, सदा एक वचन के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के नाम लिखो। ऐसे शब्द बताने हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, पानी, सहायता। तो ये क्या है? ये आपके सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। जैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे वर्षा का हमें इस्तेमाल करना है कि वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर चाहे थोड़ी वर्षा हो चाहे ज़्यादा वर्षा हो, हम यही कहेंगे कि वर्षा हो रही है। ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, भाषा की जो इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की लिपि का क्या नाम है? यानी हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका क्या नाम है? तो वो है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। तो ये स्वर की परिभाषा है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाता है। यहाँ पर हमने देखी थी स्वर की क्या परिभाषा थी। स्वर की परिभाषा थी वे वर्ण जिनका उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, संयुक्त अक्षर छा किन वर्णों के योग से बनता है? तो ये क्या और श, इनसे मिलकर छा बनता है। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न ये आता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है छ, त्र, ज्ञा। ये 3 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कभी कभी सीधा 1 नंबर में प्रश्न आता है कि संयुक्त व्यंजनों के नाम लिखो, तो आप इन तीनों को लिखेंगे। अगला है, संयुक्त व्यंजन त्रा किन वर्णों को मिलकर बनता? तो ये आधी ता कह सकते हैं और आधा रा। अगला है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किन वर्णों को मिलकर बनता है? जा और न। अगला प्रश्न है, ये जो ऊपर बिंदी लगती, जैसे हम लोग लिखते हैं, मान चले लिख रहे हैं अंग, तो यहाँ पर ये ऊपर आ के ऊपर बिंदी लगती, ये किसका चिन्ह होता है? वो होता है अनुस्वार का चिन्ह। अगला जो है, ये जो ऊपर जैसे हम लोग लिखते हैं चांद, तो ये चांद के ऊपर जो ये वाला लगा है, इसी की क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। अतिवृष्टि का विलोम बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। अर्वाचीन का विलोम बताइए, तो उसका होगा प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है बिल्कुल नया, और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। भाषाई कौशल लिखिए। तो भाषाई कौशल कई बार बताया जा चुका है, वो होते हैं सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कभी कभी ये इंग्लिश में भी आता है, कई बार LSRW, इसको मैं याद करा चुका हूँ आपको कई बार। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। अगला है, पठन क्या है? पठन के सोपान लिखिए। तो पठन का अर्थ है जोर से पढ़ना अथवा मौन रूप में पढ़ना, जिससे मुद्रित सामग्री का अर्थ तथा भाव समझ में आ जाना चाहिए। यानी कुछ भी जो प्रिंटेड फॉर्मेट में है, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको जोर से पढ़ना या मौन रूप में पढ़ना पठन कहलाता है, और उसका आपको भाव भी समझ में आना चाहिए। बात कर लेते हैं पठन के सोपान की। तो पठन के 3 सोपान होते हैं, मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थ ग्रहण
और अर्थ ग्रहण का उपयोग। मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पहचान कर पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, और उस अर्थ ग्रहण करने के बाद जो हमने अर्थ ग्रहण किया है उसको किस तरह हम उपयोग करते हैं। तो ये 3 तरह के सोपान, जो सोपान का ये मतलब होता है कि एक तरीके का ये प्रोसेस होता है कि पहले हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है। तो ये होता है सोपान। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रोसेस तो पता होता है लेकिन हमें ये समझ में आता है ये सोपान क्या है। तो सोपान का मतलब होता है प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। यानी प्राथमिक शिक्षा जब खत्म होती है तो बालकों से क्या अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पढ़ाई में क्या क्या आना चाहिए। उन्हें चित्र पठन आना चाहिए, शब्द पठन आना चाहिए, शाब्दिक पठन आना चाहिए और वर्ण पठन आना चाहिए। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं। अभी हमने क्या सोचा, अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हम प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा पढ़ाई खत्म करके जा रहा है तो उससे हम क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। अब जब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई को खत्म करके जा रहा है तो हम उस बालक से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो वो कह सकते हैं हम चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन, यानी किसी विषय पर वो चिंतन कर सकता है अपने योग्यता अनुसार और कोई नई चीज का सृजन कर सकता है। तो ये चीज है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर समाप्ति पर बालकों से ये अपेक्षाएं की जाती हैं। अगला है उच्चारण के दोष बताइए। जब हम लोग उच्चारण करते हैं किसी शब्द का, किसी सेंटेंस का, तो वहां पर अगर कुछ दोष है तो वो दोष क्या क्या हो सकते हैं। जैसे रुक रुक कर बोलना, अगर आप रुक रुक कर बोल रहे हैं तो ये उच्चारण का दोष है। गदगद स्वर में बोलना, मतलब बहुत खुश होके, मतलब आवाज़ ऐसी है कि निकल नहीं रही है, निकल भी रही है तो समझ में नहीं आ रही, तो ये एक गदगद स्वर में हो गया। दीनता के स्वर में बोलना, बहुत ज़्यादा परेशान है, दीनहीन है, उस भाषा में भी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो वो भी एक उच्चारण का दोष हो गया। गा गा कर बोलना, मुख के भीतर बुदबुदाते हुए बोलना। आपने बहुत लोगों को देखा होगा बस मन में बुदबुदाते रहते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब उच्चारण के दोष हैं। अगला है पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए, या पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। यानी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे कौन से तत्व हैं जो बाधक बनते हैं, हमारी पढ़ाई में बाधक बनते हैं। तो वो हैं पढ़ने की कला का अभाव। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो ये आपके पढ़ाई में बाधक बनेगा। पठन रुचि का अभाव, यानी जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं अगर हमें उसमें रुचि नहीं है, हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम बोर हो रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें फिर वो पढ़ाई में बाधक बनेगा। चिंतन का अभाव, अगर हमें चिंतन करना नहीं आता है तो वो भी पढ़ाई में बाधक बनेगा। मन की एकाग्रता का अभाव, यानी जब भी हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो अगर हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारी जो मन है वो किसी और समस्या में लगा हुआ है, हमारा मन पाठ पर केंद्रित नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो पढ़ाई होगी वहाँ पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। दृष्टि दोष का होना, अगर आपको आंखों से सही से दिखता नहीं है तब भी ये पढ़ाई में बाधक होगा। अगला है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति आपने खूब अखबारों और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुना होगा, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। मतलब हम जो भी चाहें वो बोल सकते हैं, बस किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं होना चाहिए। और जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति होता है वो मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। यानी हम किसी को लिखकर भी कुछ भी कह सकते हैं या फिर हम स्पीच के माध्यम से भी हम कुछ कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। तो जो हिंदी भाषा शिक्षक होता है, पढ़ने में बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना, बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना, ये हिंदी भाषा शिक्षक इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। अगला है परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। तो परिवेशी विषयों पर चर्चा अगर टीचर कर रहा है तो क्या होगा, उससे क्या लाभ होंगे। परिवेशी विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। यानी जो आपके आसपास का परिवेश है उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं अगर उन पर चर्चा कर रहे हैं तो बालकों का क्या होगा, बालकों के जो ज्ञान है
उसमें वृद्धि होगी। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो पॉइंट है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कोई उसके परिवेश में कुछ ऐसा घटना हो रही है जिसके प्रति वो जिज्ञासु कि आखिर ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ में पत्तियां आ रही, तो उसके मन में ये बात होगी कि ये पेड़ में पत्तियां कहाँ से आ रही हैं। तो कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे बच्चा बड़ा जिज्ञासु हो जाता है, वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हो गई, उनकी जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं। अगर परिवेशी विषयों पर चर्चा करेंगे तो हम उनकी जिज्ञासा बढ़ा सकते हैं। भाषाई कौशल का विकास होता है, तो परिवेशी विषयों पर चर्चा करने से भाषा का कौशल का विकास होता है, ये चीज भी क्लियर है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यह प्रश्न आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में अभी फिर से पूछा गया। जैसे रतन पुस्तक लिखता है, मोहन चाय बना रहा है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हों। ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु द्वारा जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य का मतलब समझ लीजिए कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, इसका उदाहरण है, मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गए। यानी यहाँ पर दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं ये, और जुड़े किससे हैं? एक संयोजक से जुड़े हैं, किंतु से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ये एकदम क्लियर आप समझ लीजिए। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछता है, कोई एक वाक्य दे देगा और पूछेगा ये कौन सा वाक्य है, तो आपको वहां पर देखना होगा कि ये किसी संयोजक से तो नहीं जुड़ा। अगर संयोजक से जुड़ा है तो ये निश्चित रूप से ये संयुक्त वाक्य होगा। अगला है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य के साथ अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयं सेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयं सेवक मुस्कुरा रहे हैं। यानी इसमें देखिए एक प्रधान वाक्य है और उसके साथ कई उपवाक्य जुड़े होते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक उपवाक्य अगर जुड़े हैं तो वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाएगा। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि कोई बीच में संयोजक जुड़ा हो। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक से ज़्यादा उपवाक्य जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर प्रधान वाक्य है। तो इससे हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये मिश्रित वाक्य है, कि ये संयुक्त वाक्य है, कि ये सरल वाक्य है। आगे देखते हैं मूल्यांकन किसे कहते हैं? अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची, इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब बालक जब पढ़ाई करता है तो मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। जब पढ़ाई करता है तो हम ये पता लगाते हैं कि जो बालक है उसने अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है कि नहीं। जैसे कक्षा 5 के बालक को हमें भाग आना चाहिए। ठीक है, कक्षा 5 का जो बालक होता है उसे भाग आना कंपलसरी है। तो अगर वो कक्षा 5 से निकलते वक्त अगर उसको भाग आता है तो इसका ये मतलब है कि उसने अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर ली है। अगर उसको भाग नहीं आता तो यानी उसने अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्त नहीं की। तो यहाँ पर जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्त करने का जो तरीका है वही मूल्यांकन कहलाता है। यानी अधिगम की जो संप्राप्ति किस स्तर तक हुई, यानी बच्चे को कितने स्तर तक आता है, इसकी जानकारी करना ही मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों यानी मौलिकता की जांच की जाती है। तो ये चीज़ क्लियर है, जैसे नाम में लिखा हुआ है कि मौलिक मूल्यांकन, तो इसका यही मतलब है कि व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच करना मौलिक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला है संयोग, परलोक, निरामिष का विलोम बताइए। तो संयोग का विलोम होगा आपका वियोग, परलोक का विलोम होगा लोक, निरामिष का विलोम होगा सामिष। विलोम शब्दों की पूरी लिस्ट मैं आपको अभी उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो के अपलोड होने के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम बताइए। उन्नति का विलोम होता है अवनति और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
पर्यायवाची लिखिए। सूर्य और कमल के पर्यायवाची लिखने हैं तो सूर्य का पर्यायवाची होगा दिनकर, दिवाकर, भास्कर। कमल का पर्यायवाची होगा अंबुज, सरोज, सरसिज। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र किसे कहते हैं? घर को अनौपचारिक शिक्षा केंद्र कहते हैं। हर उस शिक्षा केंद्र को अनौपचारिक कहेंगे जो एक तरीके से जैसे स्कूल होता है, वो हो गया आपका औपचारिक शिक्षा केंद्र। ठीक है, जो आपका घर होता है वहां पर उसको हम अनौपचारिक शिक्षा केंद्र बोलते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको यह ज्ञात नहीं है कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। यहाँ पर हम सीधी भाषा में देशज शब्द उन शब्दों को कह सकते हैं जो हमारे लोकल वर्ड्स हैं, जो हमारे लोकल माउथ वर्ड्स होते हैं, जो हमारे ही द्वारा इजाद किए जाते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो देशज है। लेकिन अगर इसकी एक्यूरेट परिभाषा लिखनी तो हम ये कह सकते हैं देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति अज्ञात है, यानी हमको ये ज्ञात नहीं कि ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारे लोकल वर्ड्स हैं। जैसे ठेस, लोटा, खिड़की, डब्बा, ये सब क्या है? देशज हैं। प्रश्न संख्या 33 है, मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो जन्म के बाद अपने माता पिता से सीखने को मिलती है उसे मातृभाषा कहते हैं। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब साहित्य किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, चाहे आप इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो। ठीक है, जितने भी भाषा सब्जेक्ट होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, उनका साहित्य होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वे हैं जिनको खंड खंड न किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। अब यहाँ पर सबसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो आपका ध्वनि होती है। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है व्यंजन वर्णों के लिखो। व्यंजन वर्णों को यहाँ पर लिखना है तो सब लिख लीजिए, जितने भी वर्ग हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता, पा, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण, ये जितने भी व्यंजन हैं उन सभी को यहाँ पर लिखना होगा। आप चाहे तो इसको कम से कम 5 से 6 बार लिखकर आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिए, क्योंकि ये तो मालूम है कि आप डीएलएड कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको कक्षा 1-2 की चीज़ें ना याद हों, काखा गाघा पूरा ना याद हो, तो इसलिए आप इसको कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको सारे स्वर याद कर लीजिए, सारे व्यंजन याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। निषेध सूचक जो होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर नकारात्मक है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये निषेध सूचक वाक्य हो गया या निषेधात्मक वाक्य हो गया, मतलब जिसमें नकारात्मक है, जिसमें काम न किया जाए। अगला है अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा, लावा। अगला है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के जो प्रमुख स्रोत हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय तथा दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय तथा पठन अभ्यास, ये हो गए ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत। अगला है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखो। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता होती है, जैसे का, ख, ग, घ, ये सब क्या है? ये ऐसी ध्वनियां हैं जिसमें साम्यता है। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि से होती है जिसमें ध्वनि में साम्यता होती है। ये चीज क्लियर हो गई। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो अमरूदों की संख्या कितनी है? 15, और प्रति बच्चा एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं? 3 अमरूद मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अगर बच्चों की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा? अमरूदों की संख्या बटे
प्रति बच्चे को कितना अमरूद मिला वो लिखना होगा। तो 15/3 बराबर 5, यानी प्रत्येक 5 बच्चे, यानी 5 बच्चे कुल निकल के आए यहाँ पर, तो हर 5 बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं उन सभी को 3-3 अमरूद मिल रहे हैं। विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखो। तो विराम चिन्ह को लगाते समय अगर कोई समस्या होती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके कारण हो सकते हैं अशिक्षा, कि आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता, विराम चिन्हों की जानकारी ना होना, लापरवाही, उच्चारण दोष। अगर लापरवाही करेंगे तब भी आप विराम चिन्ह सही से नहीं लगा पाएंगे। उच्चारण दोष, अगर आप पढ़ भी नहीं सही से पा रहे हैं तब भी आप विराम चिन्हों को सही से नहीं लगाएंगे। अगला है संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तुलना का ये मतलब है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम कह सकते हैं। तो पहली संख्या आपको दे रखी है 32,541, दूसरी संख्या दे रखी 6,170। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 5 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, तो सीधी सी बात है कि 32,541 6,170 से बड़ा होगा। अगला है देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक को लिखिए। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। यह सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक दशमलव पद्धति पर आधारित है। यह भारतीय संख्या पद्धति से भिन्न है, जिसमें 9,999 से अधिक बड़ी संख्याओं में बाई के अंकों को 2 के समूह में अलग करके लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखा है मान चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1000 पे कॉमा लगा देते हैं, फिर उसके बाद 2-2 के अंकों को अलग अलग करते हुए हम लिखते हैं। अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु संख्या को समझना आवश्यक है। अगला है पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? पठन कौशल का तात्पर्य पढ़ने की उस क्रिया से है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ समन्वयात्मक रूप से साथ साथ चलते हैं। भाषाई कौशल में पठन कौशल का विकास भाषा के पूर्ण बोध के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। ठीक है, अगर आपको भाषा का कौशल अगर आपको कुशल करना है तो उसमें पठन कौशल मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं? जो वर्ड नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ड कहते हैं, जैसे ऊ, आ इत्यादि। घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे ये जो घा है वो किस वर्ग का है? वो का वर्ग का अक्षर है। तो का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। का से हो गया आपका कंठ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कक। ठीक है, कक का मतलब है कि का वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 शब्द होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। देखिए कई दृष्टि से शब्द के प्रकार होते हैं, तो हर चीज की क्लियरेंस होना जरूरी है कि उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा है तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य है? यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, देव का अर्थ हुआ देवता, मंदिर का अर्थ हुआ ग्रह। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंडों का भी अर्थ होता है। यानी शब्द को खंड में बांट दिया, 2 या अधिक खंडों में बांट दिया, और फिर अगर हम उनका अर्थ निकालें तो उनका भी अर्थ यहाँ पर निकलता है। जैसे देवग्रह एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, देवग्रह। अब इनको हम खंड खंड करेंगे, यानी देव को अलग कर ले, ग्रह को अलग कर ले, तो देव का भी अर्थ होगा, ग्रह का भी अर्थ होगा। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला है विस्मय बोधक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य का बोध होता है उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं उन्हें हम। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, अरे क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है? आश्चर्य हो गया है, आश्चर्य हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ये विस्मय बोधक वाक्य होता है। जिस भी जैसे हो गया, अरे यह क्या हो गया, हे भगवान, आश्चर्य हो रहा है हमें, तो ये क्या हो गया? ये विस्मय बोधक वाक्य कहलाएगा।
अगला है राम ने 16 पेन खरीदे, श्याम ने 12 पेन खरीदे, मोहन ने राम से 10 पेन अधिक खरीदे। तो मोहन ने कितने पेन खरीदे? तो देखिए राम से 10 पेन अधिक खरीदे, राम ने 16 खरीदे हैं तो 16 से 10 जोड़ दीजिए तो ये 26 पेन, यानी जो मोहन है उसने 26 पेन खरीदे। यहाँ पर जो श्याम ने 12 पेन खरीदे इसका कोई भी अर्थ नहीं है पूरे प्रश्न में, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसमें 2-4 बातें और ऐड कर देते हैं एग्जामिनर। अगला है संख्या 7557 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान ने बताइए। तो सबसे पहले निकालने का इसका तरीका होता है, जैसे 5 का स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पर 5 लिखा और इसके आगे कितने संख्याएं 1 2, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देते हैं, तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पर हो जाएगा 500। अब बात करें अंकित मान की। अंकित मान अगर किसी का भी पूछे, मान लीजिए 4 का पूछे तो 4 ही होगा, 7 का पूछे तो 7 ही होगा, 5 का पूछे तो 5 ही, मतलब अंकित मान वही होता है जो वह संख्या होती है। जैसे 2 का पूछ लेगा तो 2 होगा, मतलब कि कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी दे रखी हो, अंकित मान का मतलब वही होता है जो संख्या वो है, बस वही आपको लिख देना। गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची लिखो। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर, गजानन, एक दंत। कनिष्ठ, वरदान, उत्कर्ष के विलोम लिखिए। तो कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा ज्येष्ठ, वरदान का विलोम हो जाएगा अभिशाप, उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अगला प्रश्न है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गणित में 1 2 3 आदि संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये संख्याएं वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो वर्ण से आशय ये है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण ध्वनियां हैं तथा भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है, अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो निश्चित ध्वनि के रूप को धारण करती है। तो ये मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो ध्वनि होती है। वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। वर्ण के निम्नलिखित प्रकार हैं, ये आपके ऊपर स्वर दे रखे हैं, आ ई उ ए, ये सब आपके क्या हो गए, ये जितने भी दे रखे हैं ये सब हैं स्वर। उसके बाद जो व्यंजन आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, द्वि, गुण, ये सब अभी आपको बताया था। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सम संख्या से आप क्या समझते हैं? जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, अगर संख्या कोई भी दी हो, अगर उसके लास्ट का आप देख ले 0 2 4 6 8 दे रखा है तो इसका ये मतलब है कि वह संख्या सम संख्या है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आप देख लीजिए इनमें से कोई भी अक्षर लिखा है तो वो सम संख्या होगी। जैसे हम लिखते हैं 5 6 7 8, यहाँ पर 5678 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में आप देख लीजिए कितना लिखा हुआ है 8 है, तो इसका ये मतलब है कि ये सम संख्या है। अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी, चंद्रमा, ये सब कैसे स्वर हैं? ये सब अनुनासिक है। अगला है हलंत से क्या अभिप्राय है? तो हलंत से क्या अभिप्राय है ये लिखना है। हलंत से आशय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो हम हलंत कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे लिखा होता है क्या, ठीक है, अगर हम ये या हटा दें तो हमें लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, का और नीचे लगा देते हैं हलंत। आपने बहुत से शब्दों में भी देखा होगा कि लास्ट में नीचे लगा देते हैं, हलंत लगा लेते हैं, तो वो सब क्या होता है? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लेते हैं बाल केन, अगर हम बालकेन लिखें और नीचे हलंत लगा दें तो इसका ये मतलब है कि ये आधा ना है। तो ये चीज़ क्लियर है। अगर हलंत लगा है तो इसका ये मतलब होता है कि ये आधा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो आपको मालूम है ए से जेड तक कितने होते हैं? कुल मिलाकर 26 होते हैं। अगर पूछ दे कि वावेल कितने होते हैं तो वावेल आपके होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? जब आपके वावेल हो गए 5 तो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे 21। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए।
चा वर्ग की कितनी ध्वनियां हैं? तो चा, छ, जा, झा, आ। तो ये आपके हो गए कुल मिलाकर 5 ध्वनियां हैं। गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? तो गुणा में आप देख सकते हैं गुणनफल होता है, गुणज होता है और गुणक होता है। तो ये चीज आप समझ गए। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है ऐसे ही आपको भी लिखना होगा अगर स्थानीय मान निकालने को आ जाएगा। 5 का होगा 5, 4 का होगा 40। क्यों? देखो ये 4 लिखा और उसके आगे एक अंक है यानी 5 है तो इसको हम 0 कर देंगे तो हो जाएगा 40। ये 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ 3 लिखा और उसके बाद 2 अंक हैं यानी 4 और 5 लिखा हुआ यानी 2 अंक हैं तो हमने 2 0 लगा दिए। अगला प्रश्न है विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखो। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी काम, कोई भी वाक्य जिसमें काम का होना पाया जा रहा है वो विधानवाचक वाक्य होता है। या हम साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो सरल वाक्य होता है जिसमें काम का होना पाया जाए वो आप कह सकते हैं कि ये विधानवाचक वाक्य। जैसे वह प्रतिदिन योगा करता है यानी यहाँ पर काम हो रहा है। लता नाचती है तो यहाँ पर भी काम हो रहा है इसलिए ये कैसे हैं? ये विधानवाचक वाक्य हैं। बात करें निषेधवाचक वाक्य की तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध होने का ज्ञान होता है यानी उनमें काम नहीं होता उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे वह प्रतिदिन योगा नहीं करता, यहाँ पर प्रतिदिन काम नहीं हो रहा है तो ये क्या हो गया? ये आपका निषेधवाचक वाक्य हो गया। लता नाचती नहीं है तो लता नाच नहीं रही यानी काम नहीं हो रहा तो ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है? ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व आपके सामने है। स्पष्टता पहला है। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट नहीं बोल रहा तो आप समझेंगे क्या? जब समझेंगे नहीं तो उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर संप्रेषण आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्वनि के लिए जो मूल तत्व आवश्यक है वो पहला है स्पष्टता, यानी आपकी जो ध्वनि है वो स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है सार्थकता, आपकी जो ध्वनि है वो सार्थक होनी चाहिए। ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो तथा अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, ना ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होना आवश्यक है, यानी जो आप ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं उसमें वाणी जो है आपकी वो सार्थक होनी चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा भी उल्टा सीधा आप बोल देंगे तब भी सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अगला है शुद्धता। यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए, मान्य और परिष्कृत होना चाहिए। तो ये भी क्लियर है कि जो ध्वनि है जो आप बोल रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आना। तरंगता, ध्वनि में आरोह विरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है, तब अर्थ ग्रहण की दृष्टि में स्वराघात बलाघात की तरंगता होना आवश्यक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कभी धीमे बोल देता हूँ, कभी लाउडली बोल देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि जैसे मैं धीमे लगातार बोलता जाऊँगा तो आपको थोड़ा बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो मैं धीरे से कभी कभी बोल देता हूँ, तो तेजी से बोल दी, कभी कभी धीमे बोल दी। तो एक क्या है, ये तरंगता है, मतलब जो आपकी आवाज है उसमें एक समान वो नहीं है, एक समान लाउडनेस नहीं है। अगर एक समान से हम बोलते जाएंगे कि आपकी आवाज एक तरह ही रहेगी तो फिर उसमें जो सामने वाला बच्चा है वो बोर होने लगेगा। तो हमें बच्चे को बोर नहीं करना, हमें ऐसा करना है कि जो बच्चा है वो रुचिपूर्वक सुनता रहे। तो कभी हमने धीमे से बोल दिया और कभी जोर से बोल दिया तो ये क्या होगा, ये हमारी तरंगता में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये चीज क्या है, यहाँ पर एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है, यही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर एक समान तरीके से हम बोलते रहेंगे तो बच्चा ऊब जाएगा। अगर हम इसमें लय लाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, यानी कभी धीमे कभी तेज, कभी जल्दी से कभी धीमे से, तो ऐसे क्या होगा, हमारी जो लय है वो बदलती रहेगी। इससे क्या होगा, सामने वाला आपके साथ कनेक्ट रहेगा। लेखन किसे कहते हैं? लेखन का अर्थ बताइए। जब मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। यानी जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, अगर हम उनको लिखने बैठेंगे तो वो लेखन कहलाएगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखी हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। प्रश्न संख्या 74 है, अयोग वाह के 3 प्रकार लिखिए। अनुसार, अनुनासिक, विसर्ग।
अगला है विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहते हैं। इसी में एक और पूछा जाता है अविकारी किसे कहते हैं? तो अविकारी किन्हें कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता है, वो आपके कहलाते हैं अविकारी। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखो। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ह्रस्व एक होता है ह्रस्व और दूसरा होता है दीर्घ। ठीक है, ये जो स्वर होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व में छोटे वाले आते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ। और दीर्घ में क्या आते हैं? बड़ा, बड़ा ई, बड़ा ऊ। ये सब क्या है? ये सब दीर्घ हैं। बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट करो। तो बलाघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षता अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर और शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर और शक्तिशाली होते हैं। तो ये आपका बलाघात है, यानी जो भी हम बोल रहे हैं वो आसपास की जो आवाज़ है उससे तेज हो रही है। तो जितना हम तेज बोलेंगे उतना ही ज़्यादा बलाघात होगा। आगे देखते हैं, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखो। तो जिह्वा के आधार पर पहला है संवृत, अर्धविव्रत, विव्रत और अर्धसंवृत। तो जैसे जो आप देख सकते हैं, संवृत है ये ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धविव्रत है ए, ओ और छोटा आ। विव्रत है आ, बड़ा मतलब बड़ा। अर्धसंवृत है ए और ओ। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है मूर्धा यानी कठोर तालु। ऊष्म व्यंजन से क्या तात्पर्य है? जिन वर्णों के उच्चारण वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलते हैं वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखो। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे नेक प्लस चलन, नेक चलन हो गया। ये क्या है? ये दोनों अलग अलग भाषा के शब्द। जैसे वर्षगांठ हो गया, वर्षगांठ, तो ये वर्ष जो है अलग भाषा का शब्द है, ये गांठ अलग भाषा का शब्द है। जैसे रेल गाड़ी, तो ये रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, तो ये हो गया आपका रेल गाड़ी। तो ये चीज़ क्लियर है। जब दो भाषाओं के शब्दों को मिलकर कोई एक शब्द बना दिया जाता है तो वो होता है संकर शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जैसे जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे काला का विलोम होगा गोरा, प्रकाश का विलोम होगा अंधकार, ऊंचा का विलोम होगा नीचा। अब दाएं का विलोम आप हमें बता दीजिए कि दाएं का विलोम क्या होगा। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि दाएं का विलोम क्या होगा। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? जब किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन होता है क्योंकि यहाँ पर जब शून्य से हम भाग देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपरिभाषित होता है, यानी हम जिसे कभी कभी कहते हैं इन्फिनिटी इसका उत्तर आता है। ठीक है, तो शून्य से भाग देने का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर हम शून्य से गुणा करते हैं किसी भी संख्या को तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो जीरो ही आता है। यानी अगर आप जीरो से किसी भी संख्या को गुणा कर दीजिए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या 1 हो, 10 हो, 100 हो, 20,000 हो, 50,000, कितनी भी संख्या हो उसका उत्तर शून्य ही आएगा अगर आप जीरो से गुणा करेंगे। अगला है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ मैंने बताई अभी। तो यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है कि 50 से जीरो को गुणा किया तो जीरो आया, x का जीरो से गुणा किया तो जीरो आया। अगला है, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। फिर से वही आ गया कि दोनों की तुलना कीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 5 अंक हैं, इसमें 4 अंक है, तो सीधी सी बात है ये 5 अंक वाला बड़ा हो जाएगा। और लिखेंगे कैसे ये भी जरूरी है, ये आप देख सकते हैं। चाहे इस तरह लिख दीजिए 41,325। देखिए जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खुला होता है, ये जो मुंह खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा लिखेंगे 41,235, और जो छोटा है वो इस तरफ लिखेंगे 7,061।
अगला प्रश्न है 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें दी गई, कितने बच्चों को पेंसिलें दी गई? तो मान लेते हैं बच्चे हैं x, कुल पेंसिल हैं 12, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल दी गई, यानी x इंटू 2 बराबर 12। तो 2 उधर चला जाएगा तो 12/2 हो जाएगा, तो प्रत्येक बच्चे को 6 पेंसिल, सॉरी कि प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल मिल रही हैं, तो यहाँ पर कुल बच्चे जो निकल के आ गए वो आ गए 6 बच्चे। सस्वर पाठन से आप क्या समझते हैं? सस्वर यानी स्वर सहित वाचन को हम सस्वर वाचन कहते हैं, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पाठन कहलाता है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं, तथा जो छात्र अध्यापक के अनुसार वाचन करते हैं उन्हें अनुकरण वाचन कहते हैं। जैसे टीचर है, वो कुछ किसी सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहा है तो वो क्या हो गया, वो आदर्श वाचन हो गया। और अगर जो स्टूडेंट है वो टीचर के अनुसार, यानी टीचर कुछ बोल रहा है उसी को अनुकरण कर रहा है, यानी उसी को दोहरा रहा है, तो वो आपका अनुकरण वाचन की श्रेणी में आएगा। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण लिखो। तो भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण हैं शीघ्रता से पठन, यानी आप बहुत तेजी से पढ़ते जा रहे हैं तब भी आपको उचित आरोह और अवरोह की कठिनाई होगी, और अगर आप भाव को समझकर नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आपको कठिनाई होगी। अगला है पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य कोई 2 बातें बताइए। तो पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पठन करते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। जैसे कोई आप सेंटेंस पढ़ा रहे हैं और उसमें जो मेन पॉइंट है जो पूरे सेंटेंस पर अपना इफेक्ट जमाता हो, तो उस पर थोड़ा जोर देकर बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है, ऐसा करने पर पठन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जहाँ रुकने की जरूरत है वहाँ अवश्य रुकना चाहिए। शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जैसे हमें यहाँ रुकना है, चाहिए पर रुकना, तो हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि चाहिए के बाद हम तुरंत प्रश्न संख्या 91 पढ़ने लगे, नहीं, हमें यहाँ पर हमने बोला कि शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ चाहिए पर थोड़ा सा ब्रेक लिया ना, तो ये क्या है, ये सही बल और सही विराम है। आगे देखते हैं, असुंदर यानी खराब लेखन के 2 कारण बताइए। कलम को पकड़ने का ढंग सही ना होना, ये भी एक खराब लेखन का कारण है। लिखने की कॉपी तथा आँखों की उचित दूरी ना होना, यानी जो कॉपी है और जो आपकी आँखों के बीच की दूरी है वो हो सकता है ज़्यादा पास हो या हो सकता है ज़्यादा दूर हो। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किया गया हो, अगर आप विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तब भी आपकी जो राइटिंग है वो खराब हो जाएगी। लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो, अगर बालक सही तरीके से नहीं बैठा है, जहाँ भी बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, ज़मीन पर बैठा है, टेबल पर बैठा है, अगर वो सही तरीके से नहीं बैठा है तब भी उसकी जो राइटिंग है वो खराब होगी। अगला प्रश्न है, पठन कितने प्रकार का होता है? पठन होता है सस्वर पाठन, मौन पाठन। सस्वर पाठन मतलब कि हम जब बोल कर पढ़ते हैं तो वो हो गया सस्वर पाठन। मौन पाठन यानी जब हम किताब को देखते हुए अपने मन में पढ़ रहे होते हैं, आवाज़ निकलती नहीं, तो वो हो गया मौन पाठन। मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, ये और भी प्रकार हैं। अगला है, शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कान, कलम, मैं, आप, विद्यालय, पुस्तक, राम, ये उदाहरण हैं शब्द के। श्रुत लेख किसे कहते हैं? वह लेख जिसे आप सुनकर लिखते हैं, यानी श्रुत का मतलब होता है सुनना। श्रुत लेख वही है जो हम सुनकर लिखते हैं। जैसे आपने बचपन में अपने क्लास में लिखा होगा कि टीचर इमला बोलता है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखते रहते, तो वो हो गया आपका श्रुत लेख। शीघ्रता, सुंदरता तथा शुद्धता के साथ लिखा गया लेख वास्तव में श्रुत लेख कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन से क्या आशय है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख द्वार बंद हो जाते हैं, इस प्रकार बोले जाते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है।
तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे एक शब्द होता है आम्र, ठीक है, ये संस्कृत का वर्ड है। अब इसको हम धीरे धीरे इसको बदलते गए। आम्र में जो रा नीचे लगी उसको हटाकर हम लोगों ने इसको अपनी भाषा में कर लिया, हाँ, आम कर लिया, ठीक है। जैसे होता है ग्रह, ठीक है, तो ग्रह क्या है, ये संस्कृत का शब्द है। अब ग्रह को हमने धीरे धीरे चेंज करते करते क्या कर लिया, उसको कर लिया घर, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो मूल उन जो शब्द हैं जो मूलतः वो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हमने उनको धीरे धीरे चेंज करके अपनी भाषा में कर लिया, उनको सरल भाषा में बना लिया। अगला है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ये शब्द उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे नग्न, हस्त, अग्नि, आम्र, ठीक है। आगे देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, ठीक है। आम, कान, कलम, ये क्या हो गया, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास। तो यहाँ पर अभी हमने यौगिक शब्द बताया था कि अगर कोई शब्द उसको दो खंडों में तोड़ भी दो तो उनका अलग अलग अर्थ भी होता है। जैसे विश्वविद्यालय है, तो अगर हम विश्व और विद्यालय दोनों को अलग कर लें तो विश्व का मतलब तो आपको मालूम है संसार, और विद्यालय का भी अर्थ मालूम है कि जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वो हो गया विद्यालय। अगला है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। मतलब जो योग रूढ़ होते हैं वो एक तरीके से यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन उन शब्दों का विशेष अर्थ होता है, जैसे पंकज, जलद, दशानन, ये सब क्या है, ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। आगे देखते हैं मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर बताइए। मुहावरा है, मुहावरा का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरा वाक्यांश होता है और कहावत जो होती है यानी लोकोक्ति जो होती है वो वाक्य होती है। अगला है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण दोष का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है, जैसे राम, राजन, पुस्तक, महाराजगंज इत्यादि। संज्ञा के भेद बताइए। तो यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह इत्यादि। सर्वनाम के भेद देख लीजिए, 6 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सेब खट्टा है, बिल्ली चतुर है। तो यहाँ पर ये जो विशेषण, जैसे सेब खट्टा है तो जो खट्टा शब्द है वो विशेषण है, ठीक है। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वह के लिए, तो जो सुंदर शब्द है वो आपका विशेषण हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो कभी सीधा पूछ देता है कि इस वाक्य में विशेषण को छांटो, तो जिसे लिख दिया कि वह बहुत बुरा है, तो यहाँ पर जो बुरा शब्द है वो वह की विशेषता बता रहा है, यानी जो बुरा शब्द है वो विशेषण हो जाता है। विशेषण के भेद बताइए। तो इसके भेद आपके सामने गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जिसमें क्रिया किसी कार्य के हो अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ा, क्रिया का मूलाधार है लिख, पढ़, सो, खा, जा, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है, ठीक है। जब भी कोई काम किया जाता है तो वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के भेद बताइए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पहले के वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है कि ये क्या होता है। अगला प्रश्न है पठन तथा वाचन में अंतर बताइए। पठन का अभिप्राय सस्वर या फिर मौन पठन से होता है, या तो दोनों का प्रयोजन अर्थ ग्रहण करना होता है। और वाचन का अर्थ क्या होता है, वाचन का अर्थ होता है जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद दूसरा व्यक्ति भी लेता है। मतलब पठन में क्या होता है कि आप
सस्वर भी पढ़ सकते हैं, मतलब बोलकर भी पढ़ सकते हैं, और मौन पठन भी कर सकते हैं। लेकिन जो वाचन होता है, वाचन जोर जोर से पढ़ा जाता है ताकि पूरे क्लास को सुनाई पड़े, या जहाँ भी आप वाचन कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे दूसरों को भी सुनाई देता है। निम्न में समास बताइए, तो नीलकंठ में समास कौन सा होगा, वो होगा कर्मधारय समास। पंचानन में क्या होगा, बहुव्रीहि समास। दशानन में होगा बहुव्रीहि समास, और नवग्रह में होगा द्विगु समास। चतुर्भुज में होगा बहुव्रीहि समास। तो ये आप समझ गए। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वह क्या कहलाता है। तो अगर कोई शब्द किसी शब्दांश के पहले लग जाता है तो वो उपसर्ग हो जाता है। अगला है जो शब्द शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अगर आपने पहले किसी शब्दांश को जोड़ा तो वो उपसर्ग कहलाएगा, और अगर बाद में जोड़ा तो वो प्रत्यय कहलाएगा। जैसे हम इसको याद कर सकते हैं, कभी आपको दिक्कत हो, भूल जाएं, तो आप पा से होता है पश्चात, है ना, पश्चात माने क्या होता है, बाद में, तो और पा से होता है प्रत्यय। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रहेंगी, पा से पश्चात और पा से प्रत्यय। तो जो पश्चात में लगे वो प्रत्यय होता है, जो पहले लगे वो उपसर्ग होता है। सस्वर वाचन किसे कहते हैं, सस्वर वाचन स्वर युक्त होता है या बोलकर किया जाता है। इसमें कक्षा की वातावरण स्वर युक्त होता है, इसमें बालक कम सीख पाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सस्वर वाचन जो बोल बोल कर किया जाता है वाचन, वो सस्वर वाचन कहलाता है। मौन वाचन किसे कहते हैं, जिस वाक्य को ओठ हिलाए बिना चुपचाप किया जाता है उसे मौन वाचन कहते हैं। इससे कक्षा का वातावरण शांतिमय होता है, इसमें बालक ज़्यादा सीखते हैं। मौन वाचन किसके लिए अधिक उपयोगी है, गद्य के लिए या पद्य के लिए। तो यह मौन वाचन गद्य के लिए ज़्यादा उपयोगी है। पद्य पढ़ाते वक्त मौन वाचन का प्रयोग नहीं होता, क्यों, क्योंकि पद्य का उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। यानी जो पद्य है, मान लीजिए कोई कविता विता है, तो उसे हम जोर से बोलकर सभी बच्चों को सुनाते हैं। इससे क्या होता है, रस की अनुभूति होती है, यानी आनंद आता है बच्चों को। मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। वाचन गति का विकास करना, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, वाचन का अभ्यास करना, शब्द का लक्षणार्थ जान लेना, पढ़ी हुई सामग्री का सही उत्तर दे देना, ये मौन वाचन के उद्देश्य हैं। मौन वाचन कितने प्रकार का हो सकता है, तो मौन वाचन 2 प्रकार का होता है, गहन वाचन और द्रुत वाचन। पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते समय उसमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझने हेतु महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते समय उसमें जो विचार, भाव, तथ्य को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे आपका जो आसन और मुद्रा है वो उचित होना चाहिए, आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अर्थबोध होना चाहिए, और आपके आसपास का जो वातावरण है वो शांतिमय होना चाहिए। वाचन दोषों को दूर करने की विधियां लिखिए, कि अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं सही से तो उस दोष को दूर कैसे करें। तो आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, स्पष्टता, निवारण। यानी कुछ भी हो तो वहाँ पर कोई पाठ पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ें। अगर एक स्थान पर बैठे हैं तो अपने स्थान को चेंज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में स्पष्टता लाएं, और अगर कोई समस्या फंस रही है तो उसको निवारण करें। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राजन दिन भर लिखता है, राजन राधा से तेज दौड़ता है, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण। अगला है वचन किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जिस शब्द से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर हिंदी में वचन 2 प्रकार के ही होते हैं। एक वचन जिस शब्द में एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो वह एक वचन कहलाता है। लड़का, औरत, मोर, बाघ। जैसे लड़का खेल रहा है तो यहाँ पर क्या, किसी एक लड़के की बात हो रही। जैसे बोलते लड़के खेल रहे हैं तो वो ढेर सारे लड़के, फिर वो बहुवचन कहलाएगा। बहुवचन की क्या परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से बहुत से व्यक्ति और बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, घोड़े दौड़ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ढेर सारे घोड़ों की बात हो रही है। बालकों, बालकों मतलब ढेर सारे बालकों की बात हो रही।
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। तो इनके भेद हैं घोष और अघोष। तो घोष में क्या है, या रा लावा है, और अघोष में क्या है, शा श स है। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उपवन हम ले लेते हैं कोई शब्द, तो इसके जो अर्थ होंगे यानी जो इससे संबंधित जो इसके समानार्थी शब्द होंगे, बगिया, वाटिका और बाग। अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित करिए। किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त, अस्त, सूर्यास्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई, ये हो गया कर्मवाच्य। यहाँ इस सेंटेंस में रविंद्रनाथ जी का कर्म को प्राथमिकता दी गई है कि रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, जैसे टावर, ढावर। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो मूर्धा जो है वो किसका उच्चारण स्थान है। तो टा से मैंने बताया था, ता से होता है टमाटर, ठीक है, टा से होता है टमाटर। तो टा वर्ग जो होगा वो मूर्धा से होगा, याद रहेगा, ये चीज क्लियर कर लीजिए। अगला है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। हस्व स्वर कौन से होते हैं, जैसे छोटे वाले थे छोटा आ, अब इनके दुगुना समय लग रहा है बड़ा आ में, तो जो बड़ा आ होगा आपका, ये आपका दीर्घ स्वर कहलाएगा। अगला है योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। तो जैसे योजक चिन्ह बीच में जो डैश हम लोग कहते हैं वो होता है योजक चिन्ह। तो जैसे जय पराजय, हानि लाभ, दिन रात, माता पिता, ये सब क्या है, ये बीच में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संख्या 636 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600। इस वाले 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6। अब इनका अंतर ज्ञात करना है, तो 600 में 6 घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 594, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले। 4 बच्चों में 48 बांट रहे हैं, तो 48/4 कर दिया, तो प्रत्येक बच्चे को 12 सेब मिले। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। 6 3 8 5 9 7। तो यहाँ पर अवरोही क्रम बताया जा रहा है। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम का अर्थ होता है कि बड़े से छोटा, ठीक है। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर 7 6 5 3। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। आरोही कहता तो छोटे से बड़ा। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होती तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लिखा है आरोही, ठीक है। इसमें कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। ये लिखा है अवरोही, इसमें कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। तो देखिए ऊपर वाले में 3 है यानी छोटा है, तो जब आरोही लिखेंगे तो वो लिखेंगे छोटे से बड़ा। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इसमें 3 शब्द है यानी ये छोटा है, तो आरोही में छोटे से बड़ा लिखेंगे। अवरोही में 4 शब्द है यानी ये बड़ा है, तो ये हो गया आपका बड़े से छोटा। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, और ये एक छोटी सी ट्रिक भी है, समझ लीजिए कि कैसे हम आरोही और अवरोही को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी समस्या में कोई भी दिक्कत होती तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।